आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं सुरभि राज केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है बिहार की राजधानी पटना के अगमकुआं नामक इलाके से। ये जगह एक अहम आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। यहीं धनुकी मोड़ के करीब ये प्राइवेट हॉस्पिटल मौजूद है, एशिया हॉस्पिटल। ये काफी जाना माना हॉस्पिटल है, ठीक ठाक से चलता भी था। यहाँ पर डेली कई सारे मरीज इलाज करवाने के लिए आया करते थे। इस हॉस्पिटल को दो लोग मिलकर रन करते थे जो यहाँ के डायरेक्टर्स थे। एक थे 34 साल के राकेश मेहता उर्फ राकेश रोशन उर्फ चंदन, और दूसरी थी इनकी पत्नी 30 साल की सुरभि राज। हॉस्पिटल काफी तरक्की कर रहा था। ये लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हाल के समय में इन्होंने हॉस्पिटल को विस्तार भी किया था। आसपास की कुछ और जमीनें और बिल्डिंग्स अधिग्रहण करने की बात चल रही थी। कुल मिलाकर हॉस्पिटल को और भी बड़ा कर रहे थे ताकि और मरीज आ सकें। पति पत्नी दोनों मिलकर इसको संभाला करते थे। कभी पत्नी सुरभि हॉस्पिटल में रहती तो कभी पति राकेश। सुरभि का कैबिन या चेंबर या ऑफिस सेकंड फ्लोर पर था। अब तारीख आती है 22 मार्च 2025, शनिवार का दिन था। दोपहर के 3:30 से 5:15 के आसपास का समय हो रहा होगा। उस समय हॉस्पिटल को सुरभि देख रही थी। ये अपने चेंबर में मौजूद थी। वैसे इनके चेंबर में प्रवेश करने का रास्ता इस हॉल से होकर था। पहले सीढ़ी थी, वहां से हॉल में आते और हॉल में सुरभि के कैबिन का दरवाजा था। 22 मार्च की दोपहर के समय हॉल में करीब 14 लोग बैठे हुए थे। ये लोग हॉस्पिटल के ही ट्रेनी स्टाफ थे। 2:15 बजे के आसपास इनका यहाँ पर क्लास शुरू हुआ था। कुछ ट्रेनिंग वगैरह हो रहा था जो करीब 1 घंटे तक चलता है। इसमें मेदांता हॉस्पिटल से 2 लोग ट्रेनिंग देने के लिए आए थे। एक मेल डॉक्टर थे और दूसरी फीमेल डॉक्टर थी। 3:15 बजे के आसपास क्लासेस खत्म होती है और ट्रेनर्स जाते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब टीचर्स पढ़ाने के बाद चले जाते हैं तो थोड़ी देर तक बच्चे क्लासेस में ही बैठे रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, हंसी मजाक होता है, शोर मचाते हैं। वैसा ही कुछ इस हॉल के अंदर भी ट्रेनी स्टाफ बैठकर कर रहे थे। अब 3:15 से 3:30 बजे के बीच किसी ने बातों बातों में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे सभी लोग हंसने लगते हैं। इतने में किसी ने सोचा कि पास में डायरेक्टर का चेंबर है। अगर वहां तक आवाज गई तो वो क्या सोचेंगी, कहीं गुस्सा ना करने लगे। कोई बॉस के आसपास यूं ही हंसी मजाक करे तो ठीक नहीं होता। इसलिए एक ट्रेनी स्टाफ ने सोचा कि एक बार चेंबर में झांक कर देख लेते हैं कि डायरेक्टर बैठी तो नहीं है। इस चेंबर का दरवाजा केवल भिड़काया हुआ था। एक ट्रेनी स्टाफ थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखते हैं, मगर डायरेक्टर सुरभि राज अपने कैबिन में नहीं बैठी हुई थी। इसका मतलब कि वो कहीं बाहर गई हैं। लेकिन फिर ट्रेनी स्टाफ को थोड़ा अजीब लगा। ये दरवाजा पूरा खोलकर जमीन पर देखते हैं। वहां पर लाल लाल खून जैसा कुछ बिखरा पड़ा था। जब इन्होंने अंदर जाकर टेबल के नीचे झांका तो इनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वहां पर सुरभि राज बेसुध हालत में पड़ी हुई थीं और चारों तरफ खून फैले हुए थे। ये सब देखकर ट्रेनी स्टाफ ने शोर मचाया। बाकी लोग भी वहां इकट्ठा हुए। आखिर मैडम को क्या हो गया, कुछ डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। फौरन ये सभी लोग मिलकर उन्हें इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए जो सेकंड फ्लोर पर ही था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि डायरेक्टर को आखिर हुआ क्या। जब थोड़ा एग्जामिन करते हैं तो शरीर पर कई सारे जख्म के निशान पाए गए। इससे इन्हें कुछ शक होता है। अब इन्होंने उनका एक्सरे किया। एक्सरे के अंदर 3 गोलियां दिखाई देती हैं। इससे डॉक्टर समझ गए कि हुआ क्या है। डायरेक्टर सुरभि की हालत और भी खराब होते जा रही थी। अब इस हॉस्पिटल में इलाज करना बस के बाहर था। इस वक्त तक स्टाफ सुरभि के पति राकेश को भी कॉल करके सूचित कर देते हैं। वो किसी मीटिंग में गए हुए थे। तुरंत वो भी बदहवास होकर यहां पर पहुंचे। सभी लोग मिलकर सुरभि को पटना के एम्स हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर इलाज शुरू हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। खून काफी ज्यादा बह गया था, जिसके बाद डॉक्टर्स इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। ये मामला साफ साफ अनहोनी की तरफ इशारे कर रहा था। कत्ल का मामला था। इधर एशिया हॉस्पिटल में एक सफाई कर्मचारी थी, तेतरी देवी। ये 3 बजे के आसपास अपना काम पूरा करके घर पर चली गई थी, लंच वगैरह करने के लिए। घर जाने के 20-25 मिनटों के बाद इन्हें हॉस्पिटल से कॉल जाता है। बताया गया कि मैडम को खून की उल्टियां हुई हैं, आप आकर उनका चेंबर साफ कर दो।
ये सुनकर सफाई कर्मचारी भी घबरा जाती हैं। आखिर मैडम को हुआ क्या? फौरन ये हॉस्पिटल आई और चैम्बर की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। इन्हें पता नहीं था कि बिल्कुल हुआ क्या है। सोचा कि मैडम की तबीयत खराब थी। ये सफाई कर्मचारी इतनी भोली और मासूम थी कि सफाई करते समय इन्हें एक चीज मिलता है जो गोली के पीछे का सेल था। उसे देखकर भी ये समझ नहीं पाई कि ये है क्या। इन्होंने उसको धोकर टेबल पर रख दिया। जिस कमरे में सारी वारदात हुई थी उसको अच्छे से साफ कर दिया गया, बिल्कुल पहले की तरह चमका दिया गया, जैसा कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा करने से इन्हें किसी ने रोका भी नहीं कि मामला संदिग्ध है और क्राइम सीन पर ऐसे छेड़छाड़ मत करो। मगर उस सफाई कर्मचारी को क्या पता, उसको जो कहा गया था वो कर रही थी। हॉस्पिटल में और भी पढ़े लिखे लोग मौजूद थे। उनको भी सोचना चाहिए था कि ये पुलिस केस है। वो यहां पर आकर जांच करेंगे, साबूत इकट्ठा करेंगे। पुलिस को अभी तक कोई खबर नहीं दी गई थी। करीब 4:30 के आसपास उनको सूचना मिली कि एशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। जैसे ही अगमकुआं थाने में पता चला, वहां के एसएचओ अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं। सुरभि तो एम्स हॉस्पिटल में थी। ज्यादातर लोग भी वहीं पर थे। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें काफी हैरानी होती है। इन्होंने हॉस्पिटल स्टाफ से अपनी नाराजगी जताई। आखिरी ये क्या कर दिया, पूरा चैम्बर ही साफ कर दिया, सारे दाग धब्बे मिटा दिए। अब सबूत इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल होगा। शहर के एसपी, डीएसपी, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर पहुंचे। भरी दोपहर में एक हॉस्पिटल में घुसकर डायरेक्टर के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था। इससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। ऊपर से क्राइम सीन भी बिगड़ चुका था, कुछ बचा नहीं था। सुरभि के पिता बताते हैं कि दामाद ने 3:30 के आसपास इनको कॉल करके सूचना दी थी कि सुरभि गिर गई है, उसको आईसीयू में एडमिट किया गया है। ये सुनकर पिता बदहवास होकर हॉस्पिटल आते हैं। इन्हें साफ तौर पर बताया नहीं गया कि हुआ क्या था। आधे घंटे के बाद इन्हें छर्रों का पता चला, यानी गोली का। जब पिता यहां पर भागे भागे आए थे तो साथ में बैग लिए हुए थे। बीच में ठोकर खाकर ये गिर भी जाते हैं, जिससे इनके हाथ में चोट लग जाती है। आखिर इन्हें साफ साफ क्यों नहीं बताया गया? हो सकता है कि ये थोड़े बुजुर्ग थे। बेटी के बारे में सुनकर कहीं इनकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए शुरू में बताया नहीं गया। यहां पर पिता को हॉस्पिटल के स्टाफ पर शक हो रहा था। यहां पर तो इतने सारे लोग मौजूद थे, फिर भी बदमाश आकर घटना को अंजाम देकर चले गए और किसी को कुछ पता नहीं चला। पिता ने पुलिस से अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, साथ में स्टाफ पर आशंका भी जताई। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। टेक्निकल टीम को भी एक्टिव किया गया। हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज निकालने शुरू हुए। स्टाफ के लोगों से पूछताछ शुरू हुआ, खास तौर से उनसे जो चैम्बर के पास हॉल में बैठे हुए थे। स्टाफ के अनुसार जब से इनकी क्लासेस शुरू हुई तब से डायरेक्टर के ऑफिस में इन्होंने किसी को भी आते जाते नहीं देखा था, यानी इस घटना को क्लासेस शुरू होने से पहले अंजाम दिया गया होगा। ऊपर से यहां पर हर कोई आ भी नहीं सकता, अलाउड नहीं है, केवल मैनेजमेंट के सीनियर लोग ही आ जा सकते हैं। उधर एम्स हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आरंभ होती है। आमतौर पर यह दिन के समय में किया जाता है, रात में नहीं होता। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो रात में भी कर सकते हैं, पर उसके लिए जिले के बड़े अधिकारियों से परमिशन लेनी होती है। यहां पर सुरभि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बड़े अधिकारी ने लिखित में इसकी इजाजत दी थी। पोस्टमार्टम के बाद अगले दिन शव परिजनों को सौंप देते हैं। रविवार को गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। घर में कोहराम मचा हुआ था, सबका हाल बेहाल था। सभी रो रहे थे, बिलख रहे थे। आखिर किसने ये घटना किया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट की बात भी सामने आई। कई चोटों के निशान थे। उसके बाद 6 गोली उतारी गई। चैम्बर में जगह जगह पर कुछ दीवारों पर भी छेद हुए थे, जो उसके ही निशान थे। एफएसएल ने उन जगहों पर पॉइंट किया। कुछ दाग धब्बों पर भी निशान लगाते हैं। लगभग 7 जगहों पर निशान लगाए गए। पुलिस जब चैम्बर में गई थी तो वहां पर कई सारे सिम कार्ड्स के बाहरी सेल पड़े हुए थे। वहीं पर कुछ फाइलें भी पड़ी हुई थीं, जिसे शायद सुरभि पढ़ रही होंगी। पर्स भी वहां पर रखा हुआ था। साथ ही साथ पुलिस को
चैम्बर के अंदर से एक ग्रे कलर की टोपी बरामद होती है। अब ये टोपी किसकी होगी? ये ना तो सुरभि की थी और न ही स्टाफ के किसी मेंबर की। कहीं जो कातिल आया होगा उसकी तो नहीं गलती से छोड़ दिया हो। चैम्बर में शराब की बोतल भी पाई गई, पर सुरभि तो ऐसी चीजों का सेवन नहीं करती है। फिर यहां पर क्यों रखा गया था? सफाई कर्मचारी से पुलिस ने कुछ सेल भी बरामद कर लिए। पुलिस जब कैमरों को खंगालने जा रही थी तो उसमें हैरान करने वाली बात पता चली। इस हॉस्पिटल में कई सारे कैमरे काम नहीं कर रहे थे। लगभग 20 दिनों से केवल मेन दरवाजे पर जो कैमरा था वही ठीक था। सीढ़ी पर जो हॉल में जाने का दरवाजा था वहां पर भी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। अगर वो ठीक होता तो आसानी से पता चल जाता कि उस दोपहर में कौन यहां पर आया था। ऐसी वारदात हो गई, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं सुना था। स्टाफ के अलावा हॉस्पिटल में जो मरीज थे वो और उनके परिजनों तक ने भी कोई आवाज नहीं सुना था। कोई संदिग्ध चीज नहीं सुनी। इस बिल्डिंग में प्रवेश करने के 3 रास्ते थे। मेन रास्ते पर तो सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी थी, वहां पर कैमरा भी ठीक चल रहा था। लेकिन उस दिन सिक्योरिटी गार्ड ने भी किसी संदिग्ध को यहां पर नहीं देखा था और ना ही कोई अजीब चीज कमरे में कैद हुई। यानी बदमाश मेन रास्ते से नहीं आए थे। वहीं बाकी जो रास्ते थे वह कई दिनों से बंद पड़े थे, ऐसा वहां के कर्मचारियों का कहना था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में कुछ खास नहीं मिलता है, इसलिए इन्होंने हॉस्पिटल के आसपास दूसरी जो दुकानें थीं, बिल्डिंग्स थीं, वहां के कैमरों की जांच की। यहां से पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगती है। एक आदमी टोपी लगाए हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते से प्रवेश कर रहा था, फिर बिना टोपी के वहां से चला जाता है। ये वही ग्रे कलर की टोपी थी जो पुलिस को चैम्बर के अंदर बरामद हुई। इसके अलावा किसी और कैमरे में बाइक पर सवार 2 और लोग दिखाई देते हैं। ये भी संदिग्ध लग रहे थे। कहीं यही दोनों तो शामिल नहीं? एक बाहर बाइक पर बैठकर वेट कर रहा होगा और दूसरा अंदर जाकर काम किया। सुरभि के पिताजी का कहना था कि 20 मार्च की सुबह लगभग 11 बजे सुरभि अपने पति और 2 बच्चों के साथ घर से निकली थी। इनके 2 बच्चे भी थे, एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का। इस परिवार के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बात करें तो राकेश रोशन अपने करियर की शुरुआत हॉस्पिटल में सफाई करने वाले कर्मचारी के रूप में की थी। कंकरबाग बाईपास स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। काम करते करते इन्हें हॉस्पिटल के कामकाज के बारे में जानकारी होने लगी। धीरे धीरे ये डॉक्टरों से भी जान पहचान बढ़ाने लगे। इन्हें मेडिकल स्कीम्स के बारे में पता चला। समय समय पर सरकार स्कीम्स निकालती है। ये उसी में सांठगांठ करके हॉस्पिटल का फायदा करवाने लगा। इससे इनकी जान पहचान मेडिकल लॉबी के बड़े लोगों से होती है। इसने करोड़ों रुपए उनको कमा कर दिए। खुद भी करोड़ों कमाता है। धीरे धीरे ये समझने लगा कि कैसे हॉस्पिटल को रन किया जाता है। हालांकि इसने किसी भी तरह की मेडिकल की पढ़ाई नहीं की थी। 2015-16 के आसपास इसने पार्टनरशिप में एक हॉस्पिटल शुरू किया। अनुभव मिलने लगता है। डॉक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं, उनके साथ काम कैसे करें, कैसे किसी अमीर मरीज से और भी खर्च करवाए। ये बड़े बड़े डॉक्टरों से कांटेक्ट में रहता। अमीर लोगों को एक्स्ट्रा कंसल्टेशन के लिए उनसे मिलवाता था, बदले में एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करता। ऐसे करते करते ये आगे बढ़ता गया। साथ में ये रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम शुरू कर देता है। ये 3 भाई थे। राकेश और छोटे भाई हॉस्पिटल देखते और बीच वाला भाई रियल एस्टेट संभालते थे। 2018 में राकेश की मुलाकात सुरभि राज से होती है। ये पटना सिटी के पश्चिमी दरवाजे के पास घुसियारी गली में रहती थी, अपने माता पिता के साथ। वहीं राकेश कुम्हरार का रहने वाला था। ये दोनों 7 मार्च 2018 को शादी कर लेते हैं। इनकी ये लव मैरिज थी, इंटरकास्ट मैरिज थी, पर दोनों परिवार भी खुश थे। उसी दौरान राकेश ने अपना खुद का भी हॉस्पिटल शुरू किया, एशिया हॉस्पिटल। इसमें ये खुद डायरेक्टर बनता है और अपनी पत्नी को को डायरेक्टर बनाया। इन दोनों को मेडिकल फील्ड की नॉलेज नहीं थी। ये डॉक्टर्स और स्टाफ की मदद से चला रहे थे। खुद ही मैनेजमेंट संभालते हैं। राकेश अपना अलग अलग पैंतरा आजमाकर हॉस्पिटल का ग्रोथ कर रहा था और इसकी पत्नी मैनेज कर रही थी। कोविड के समय में इनके हॉस्पिटल में तेजी आई, जिसके बाद ये कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। राकेश ने खुद सिस्टम समझा।
कैशलेस इलाज की प्रणाली को भी समझकर उसका लाभ उठाया। 10 साल पहले तक ये मामूली सफाई कर्मचारी था हॉस्पिटल में, और 10 साल के बाद हॉस्पिटल का मालिक, करोड़ों की संपत्ति, महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, हाई प्रोफाइल लोग, उनके साथ उठना बैठना। अगम कुआं से बाईपास जाने वाली शीतला माता मंदिर रोड पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, त्रिभुवन अपार्टमेंट। यहाँ के फ्लैट नंबर 304 में ये लोग करंट टाइम में रह रहे थे। सुरभि के माता पिता भी फिलहाल यहीं पर रह रहे थे। तो सुरभि के पिता ने बताया कि घटना वाले दिन 22 मार्च को 11 बजे के आसपास सुरभि अपने पति और बच्चों को लेकर निकाली थी घर से। 2 बजे पिता खुद भी घर से कहीं चले गए थे किसी काम से। इसके बाद 3:30 बजे के आसपास इन्हें दामाद की तरफ से सुरभि को लेकर कॉल आया था। हॉस्पिटल में पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों डायरेक्टर यानी सुरभि और राकेश 12:15 पर यहां आए थे। राकेश अपनी पत्नी को यहां पर ड्रॉप करके कहीं चले गए मीटिंग के लिए। इसके बाद ये तभी आते हैं जब घटना की सूचना मिली। कुल मिलाकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि सारी वारदात 1:15 से 2:15 बजे के बीच में हुई थी। इसी में वो संदिग्ध लोग कैमरे में दिखे थे। फिर तो ट्रेनी स्टाफ का क्लास शुरू हो गया था हॉल में। राकेश के कुछ लोगों से दुश्मनी भी थी, कुछ डॉक्टर्स वगैरह से भी मनमुटाव था। लेकिन सुरभि के साथ वो सब कुछ क्यों हुआ? उसकी किससे दुश्मनी होगी? कोई जमीनी विवाद हो, हॉस्पिटल के आसपास से जमीन खरीद रहे थे, कोई गैंग शामिल हो, हफ्ता वसूली, फिरौती, या किसी मरीज के परिजनों से कहां सुनी हुई हो। पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी। इस केस को लेकर सियासत भी शुरू हो गया, राजनीति होने लगा। रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी एक दूसरे पर सवाल खड़े करने लगे। इससे पुलिस पर और भी प्रेशर पड़ रहा था। कहीं ना कहीं इनका शक हॉस्पिटल के स्टाफ पर भी था। वो जरूर कुछ ना कुछ छिपा रहे थे। इसमें शामिल है कैमरों का बंद होना, शोर न सुनना, किसी को आते जाते न देखना, क्राइम सीन को साफ कर देना, सबूत मिटा देना, पुलिस को देर से सूचित करना। यहां रास्ते में कई बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, लेकिन फिर भी सुरभि को 25 किलोमीटर दूर एम्स ले जाया गया। क्या पता कि ये लोग जानबूझकर देरी करना चाहते हों। इससे लगा कि अंदर का ही कोई शामिल है जो पावरफुल हो, उसकी यहां पर चलती हो। टेक्निकल टीम ने करीबी स्टाफ के कॉल डिटेल्स, लोकेशन हिस्ट्री भी देखना शुरू किया, साथ में फैमिली मेंबर्स का भी। पुलिस ने पति पत्नी के रिश्ते के बारे में पता किया। अभी 7 मार्च को ही इनकी शादी की सालगिरह थी। राकेश ने अपनी पत्नी को एक थार गाड़ी गिफ्ट की थी। घटना से कुछ दिन पहले छोटे बेटे का जन्मदिन था। पटना बाजार समिति एरिया में बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था। स्टाफ के कुछ लोग बताते हैं कि पिछले 2 महीनों से डायरेक्टर सुरभि राज हॉस्पिटल के ऑपरेशंस में कुछ ज्यादा ही एक्टिव थी। अपने पति को लेकर सवाल भी करती थी। पति पत्नी में कुछ दिन पहले झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद वो दोनों अलग अलग टाइम पर अस्पताल आने लगे थे। घटना के बाद जब पुलिस सुरभि के चैम्बर में गई थी तो वहां टेबल पर कुछ फाइल्स पड़ी हुआ थी। लगा कि वो इन्हीं फाइल्स को पढ़ रही होंगी, तभी वो बदमाश आए होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो कुछ अहम कागज थे। एशिया हॉस्पिटल की कुछ डीलिंग चल रही थी, अकाउंट्स की फाइल थी। इन्हें कुछ तो पता चल चुका था, जिसके चलते एक प्लानिंग के बहत इन्हें रास्ते से हटाया गया। पुलिस का शक पति राकेश पर भी आने लगा था, क्योंकि वह बार बार अपना बयान चेंज कर रहा था, बदल रहा था। इसके अलावा कुछ और भी स्टाफ के लोग थे। पुलिस को राकेश के कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर इसकी हमेशा बात होती रहती थी और कुछ ज्यादा ही होती थी। ये नंबर हॉस्पिटल में ही काम करने वाली एक महिला का था, अलका सिंह, जो ओटीपी हेड और एचआर थी। पहले ये इसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, लेकिन अचानक से इसका प्रमोशन हो जाता है और ये इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गई। अब ऐसा कौन और क्यों करेगा? उसे कौन सा टैलेंट दिख गया? इसको नियुक्त करने वाला कोई और नहीं बल्कि राकेश था। अलका बिहार के ही खगरिया की रहने वाली थी, लेकिन काफी समय से पटना में रह रही थी। वैसे ये मैरिड थी, शादीशुदा थी, लेकिन पति से अलग रह रही थी। इसका एक भाई था जो सिलीगुड़ी के एक बड़े हॉस्पिटल में काम करता था। पुलिस के अनुसार कैशलेस इलाज का जो खेल चल रहा था, उसमें अलका का भाई राकेश के लिए अहम कड़ी है। राकेश ने नर्स अलका को एक बड़ा पद संभालने के लिए दिया हॉस्पिटल में।
इसके बाद ये अपने मनमाने तरीके से काम करने लगी, अपना चलाने की कोशिश करने लगी। क्योंकि इसको हॉस्पिटल के मालिक का सपोर्ट था, तो किसी का डर नहीं। सुरभि को भी रौब दिखाती थी। इसकी शिकायत जब पत्नी ने अपने पति से की, तो वो कोई खास एक्शन नहीं लेते हैं, जिसके बाद पत्नी को शक हुआ कि पति का अलका से कुछ चल रहा है। 2 महीने पहले इन्हें पता चला था। इसी के बाद ये हॉस्पिटल के कामों में ज्यादा ध्यान देने लगी, एक तरह से दखल देने लगी। ये भी स्टाफ से पूछने की कोशिश करती थी कि इनकी गैर मौजूदगी में राकेश और अलका कहां पर होते हैं, क्या करते हैं। इसी दखल अंदाजी से राकेश को दिक्कत होने लगी। जब सुरभि अस्पताल की ऑपरेशंस को बारीकी से देखना शुरू करती है, तो उन्हें कुछ अजीब चीजें पता चलती हैं। इन्हें फाइनेंशियल घोटालों का पता चला। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ रुपए यहां से चोरी हुए थे और सिलीगुड़ी गए थे, जहां पर अलका का भाई था। सुरभि अपने चैम्बर में इन्हीं फाइनेंशियल अकाउंट्स की फाइल देख रही थी। 3 दिन तक कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार करती है। पहला तो था राकेश रोशन, जो मेन संदिग्ध था। दूसरा इसकी गर्लफ्रेंड थी, महिला कर्मचारी अलका सिंह। तीसरा राकेश का छोटा भाई रमेश उर्फ अतुल। चौथा सुपरवाइजर अनिल कुमार। और 5वां HR हेड मसूद आलम। वैसे मसूद आलम भी शुरू में मीडिया के सामने बयान दे रहा था। बताया कि कैसे कैसे सुरभि अपने चैम्बर में पाई गई थी। सब कुछ ये बता रहा था, पर उस समय तक खुलासा नहीं हुआ था कि संदिग्ध में ये भी होगा। आगे पुलिस इसको भी गिरफ्तार करती है। इन सभी 5 लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। घटना के वक्त तक तो राकेश अस्पताल में नहीं था, लेकिन बाकी 4 लोग मौजूद थे और ये लोग आसानी से सुरभि के चैम्बर में जा सकते थे, बिना किसी रोक टोक के। साजिश के तहत 20 दिन पहले ही कैमरों को चेंज करने की बात कहकर बदलवाया गया था और उसको अभी तक नॉन ऑपरेशनल रखा गया। मसूद आलम ने ही ग्रुप में मैसेज करके ट्रेनिंग स्टाफ के लिए वो क्लासेस अरेंज की थी। इसने अचानक से किया था, वरना जब कभी भी क्लास होता था तो पहले ही बता देते थे। इसने ये भी लिखा कि सबको जरूर से आना पड़ेगा, छोड़ना मत। फिर क्लासेस शुरू होने से पहले चरों ने चैम्बर में घटना को अंजाम दिया। उसके बाद ये लोग भी हॉस्पिटल से चले गए। जब घटना का खुलासा होता है, तब ये आते हैं और नाटक करते हैं, दुखी होते हैं। पुलिस ने इन लोगों के पास से एक मैकबुक, एक HP का लैपटॉप, 3 शराब की बोतलें, 2 सैंडिस्क पेन ड्राइव, विभिन्न कंपनियों के 15 सिम कार्ड, ग्रे कलर की टोपी, 7 मोबाइल फोन, ये सब कुछ बरामद किया। पुलिस को राकेश के पास एक ऐसा मोबाइल फोन मिलता है जिसमें होल था। ये मोबाइल सुरभि का था। शायद घटना के दौरान इस मोबाइल से भी गोली टकराई थी। राकेश ने ये फोन अपने पास छिपा लिए थे। मसूद आलम के पास से DVR भी बरामद हुआ। सफाई कर्मचारी के पास से 6 खोखे बरामद हुए। सुरभि अपने पति के अफेयर का विरोध करती थी। साथ में इसको अस्पताल के कुछ घोटालों का भी पता चल गया था। इन्हीं सब के चलते राकेश ने घटना को अंजाम दिया, 4 साथियों के साथ मिलकर। अब तो ये लोग जेल में सजा काटेंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिनके ऊपर से मां का साया उठ गया, पिता भी जेल चला गया? उनकी पालन पोषण कैसे होगा? शायद उनकी देखभाल नाना नानी करें। दोस्तों, इस अपराध की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सावधान करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, कृपया उस शहर का नाम भी लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।